नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है हमारे मुल्क की रियल एस्टेट मार्केट और इसके मुतालिक जो एक राय डेवलप की गई है कि यहाँ पर काला धन यानी सारा ब्लैक मनी ला के पार्क कर दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक अहम सवाल ये भी तो पैदा होता है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में अगर मौजूद है और उसमें आके ब्लैक मनी पार्क होता है तो वो गलत बात है। और अगर यही ब्लैक मनी मुल्क से बाहर ले जाया जाए, दुबई में लगाया जाए, यूके में लगाया जाए या और किसी भी और मुल्क के अंदर लगाया जाए, तो क्या वो चीज़ ठीक है? तो बात यह है कि ये तो दो एक पैरेलल, जैसे मैं कहूँगा कि एक तरह से डेवलप हो जाती है आर्गूमेंट कि मुल्क के अंदर अगर पैसे लगाए जाए काला धन तो वो भी गलत, मुल्क के बाहर ले जाया जाए वो भी गलत। और अगर मुल्क के अंदर काला धन लगाया जा रहा है तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो हद से बढ़ जाती हैं और फिर जो एक आम आदमी होता है उसके दस्तरस से ये चीज़ बाहर निकल जाती है। इसका नुकसान क्या है कि एक कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन, फिर मैं वही बात करूंगा जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसके दिल में हसरत ही रह जाती है कि मेरा अपना मकान बने, मेरा अपना फ्लैट हो। क्योंकि रियल एस्टेट प्राइसेस जब बढ़ जाएंगी तो फिर हर तरह के यूनिट जो हैं, कंस्ट्रक्टेड यूनिट या ओपन प्लॉट, उस सब की कीमत बढ़ जाएगी। इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि ओवरऑल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी कि जिसकी प्राइस जो है वो रैशनल हो। रैशनल जो होना बहुत ज़रूरी है लेकिन रैशनल नहीं रहती, फिर वो इर्रेशनल हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में बात होती रहती है और वज़ीर आज़म साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो अपना ख्याल जो है वो पेश किया पर, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सुनवाएंगे भी कि क्या बात की उन्होंने और क्यों की, और फिर इस अहम मौके के ऊपर उन्होंने ये बात क्यों की। आइए सुनते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान क्या कहा। जो अनडॉक्यूमेंटेड, क्योंकि जिन लोगों ने टैक्स इवेजन की है वो पैसा कहाँ पर रखा गया, ज़्यादा पैसा जो इस वक्त इवेड किया जाता है वो प्रॉपर्टी के अंदर जाता है, तो वो भी आपने उस इशू को भी एड्रेस करना है कि किस तरह जो पैसा प्रॉपर्टी में गया है उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए और मुस्तकबिल के लिए भी एक निज़ाम बनाना पड़ेगा कि पैसा जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर ना छुपाया जाए। बात वज़ीर आज़म ने जो की है वो ज़रूर सही होगी, लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि साबिक चेयरमैन आबाद रहे हैं, और इनके साथ मौजूद होंगे जनाब राजा मज़हर साहब जो कि सदर हैं डेक्लेरिया के, ये एक रियल एस्टेट की तंजीम है। तो मेरे ख्याल गुफ्तगू का आगाज़ फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ करते हैं। वैसे तो फिरदौस शमीम नकवी साहब इज़ मोर पॉपुलर बीइंग ए वेरी फेयरी पॉलिटिशियन, लेकिन आज इनको बतौर एक तामीराती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत के नाते हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बुनियादी जो मसला है वो ये है कि जनाब ये कहते हैं कि ब्लैक मनी, काला धन आके रियल एस्टेट में पार्क हो जाता है। तो मुझे ये बताएं इस इशू को टैकल करने का तरीका क्या है? जो टैकल करने के लिए पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, मेरे ख्याल से वो इतनी मौसर नहीं होंगी, लेकिन ये एक राय है और मैं अपनी राय रख सकता हूँ, हो सकता है वो गलत हो। आपकी राय क्या है? आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है। बात ये हकीकत है कि पाकिस्तान में सबसे आसान जगह ब्लैक मनी को पार्क करने का तरीक़ाकार जो है वो रियल एस्टेट है। क्यों? जिससे कि आज भी रिवाइज रेट्स के लिहाज से ये जो डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया है, इसी की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक हमारे और दोस्त भी बैठे हुए हैं, कि अभी भी जो कीमत रखी गई है वो 20% और 25% से ज़्यादा नहीं है असली कीमत के जो प्लॉट जिस पे ट्रेड हो रहे हैं। यानी 75% काला धन और 25% वाइट धन जो है उससे आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। दूसरा सवाल जो आपका है कि इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, पहली चीज़ ये है कि काले धन को एक दफ़ा वाइट करने का मौका देना चाहिए, चाहे वो बैरून मुल्क का हो या अंदरून मुल्क का हो, लेकिन इसके बाद लोगों को यकीन होना चाहिए। ये मौके हम बहुत दफ़ा दे चुके हैं। मैं इसीलिए आपको बात कह रहा हूँ ना, लेकिन इसके साथ ये जब तक यकीन नहीं होगा कि इस दफ़ा अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा तो सज़ा बड़ी सख्त होगी। पहले वो सज़ाएँ अनाउंस करें और वो किस तरह इम्प्लीमेंट की जाएगी और किस तरह ये लूप जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसको कैसे क्लोज किया जाएगा। जब तक लोगों को ये बराबर नहीं हो जाएगा कि अब के अगर नहीं किया तो मारे जाएंगे। प्लीज सर, पड़ोसी मुल्क की डिमोनेटाइजेशन वाली पॉलिसी की जानिब ना जाना। नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए क्या है, काले धन के होने की एक और वजह भी है, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन।
इसमें आम आदमी किस तरह इफेक्ट होता है। आप अगर 1 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, उस पर 11% ट्रांसफ़र के टैक्सेस और चार्जेस बन जाते हैं। 1 साल के अंदर वो कीमत 1 करोड़ से 1 करोड़ 11 लाख नहीं होती, और वो इसके माने वो फंस गई प्रॉपर्टी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई कम डिक्लेयर करो, तो उसके बाद है। पहली चीज तो ये लोगों के पास वाइट लोग कह रहे हैं ऐसा काम करो ही नहीं, फाइल लो और दो। आजकल तो सिस्टम ही बदल गया। जी बिल्कुल, वो बदल गया, लेकिन उससे काला धन ही बनता है, वाइट नहीं बनता। हम बात कर रहे थे काले धन को खत्म करने की, हाँ। सफेद धन की। आप कुछ से काला फाइल लो और फाइल दो, उसमें जितना पैसा आता है वो सारा काला धन में जाता है, और ये काला धन और बढ़ता जा रहा है। और ये काला धन और बढ़ेगा तो ये पार्क कैसे होगा? इसके पार्क करने के 2 ही तरीके रह गए। लोग मार्केट से डॉलर खरीदते हैं, डॉलर बैंक अकाउंट खोलते हैं, डॉलर बैंक अकाउंट से जब कैश करते हैं तो वो काला धन वाइट हो चुका होता है, और उनको जो है वो 2 रुपए का जो फ़र्क है वो एक कॉस्ट है उनको $1 के ऊपर। और इतना आसान है कि ब्लैक मनी को वाइट करना इस मुल्क के अंदर। लेकिन जो ब्लैक मनी में रुपये में रखता है, नहीं, तरीकाकार तो और भी हैं जी, और केस भी हैं, नहीं, लांचे भी हैं, तरीकाकार तो और भी हैं। नहीं, वाइट नहीं होता, वो वाइट नहीं होता, उसके लिए अयान अली भी चाहिए होती है साथ साथ। नहीं, वो लेके गई पर्सनल, पर्सनल कहाँ है? वो पैसे लेके गई हैं और पकड़ी गई हैं, तो वो तभी ऐसी खूबसूरत मॉडल के कब चेक नहीं होता होगा, बाकी के सबके चेक हो जाते हैं पैसे ले जाते हुए यहाँ केस, वरना महंगा पड़ता है वो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक मरबूत तरीके से काले धन को अगर ख़त्म करना है तो एक ओवर रीचिंग पॉलिसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री से डिस्कस होनी चाहिए। इंडस्ट्री जो है वो बताएगी कि जी देखिए, अगर आप सही मानों में ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या क्या इकदाम लेने पड़ेंगे, क्या क्या इकदाम लेने पड़ेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ राजा मजहर साहब भी मौजूद हैं। राजा मजहर साहब, एक प्रॉब्लम एक मुल्क के अंदर, एक साइकी डेवलप हो गई। पता नहीं लोग जहाँ पर अमीर बसते हैं वहीं पर ही लगता है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स का घर भी होता है वहीं पे, और अहम इदारों के लोगों का भी घर होता है, बिजनेसमैन भी सारे वहीं रहते हैं। जिनको कोसते हैं उन्हीं की हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाकर अपना मकान बनाते हैं और उसी को महवर गुफ्तगू बनाते हैं। ये एक बात है, फिरदौस साहब ने सही बात की कि जब भी हम एक सैंपल लेते हैं तो हम खाते पीते इलाकों का हम कंसिडरेशन लेते हैं, लेकिन आपके ख्याल से क्या ओवर इन्फ्लेटेड नहीं है प्राइसें, ख़ास तौर पे जिन इलाकों के अंदर आप काम कर रहे हैं, वीआईपी एरियाज़ जिन्हें तस्वुर किया जाता है कराची शहर के, या मैं कहूँगा लाहौर के अंदर भी, ऑफ कोर्स डिफेंस इज वन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप प्लेसेस, तो उसी को ही एक बैरोमीटर रखा जाता है। तो ये प्राइसेस तो ओवर इन्फ्लेटेड हैं, मैं बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 1000 गज़ की कीमत, 1000 गज़ के मकान की कीमत अगर आप टीवी पे बताएंगे तो हो सकता है मैं बौखला के कुर्सी से गिर जाऊँ, लेकिन ये एक हकीकत है। ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस क्यों हैं, किस वजह से इतनी ज़्यादा कीमतें हैं? हाँ, देखें, आपने जो कहा कि वो ओवरहेड प्राइस, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने इस कराची शहर की और इस जिस लोकेशन की आपने बात की है, अगर आप उसको कंसीडर करें तो ऐसी लोकेशन में आज भी ये प्राइसेस कम हैं, क्योंकि इस तरह की जो लोकेशन है, और प्रॉपर्टी का एक फार्मूला है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो आप जब दैट आई एग्री, देखें, अब आप ये लोकेशन, अब इसलिए कहा जाता है तो इसकी जो लोकेशन है उसके है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप देखें दुबई आज जो अगर डेवलप हुआ तो उसकी एक लोकेशन थी और वो डेवलप हुआ। आप बराबर में पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो उसकी जो इस किस्म की जो लोकेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसकी कीमत जो है इससे जो आज कराची में आजकल जो वीआईपी एरिया के अंदर भी लोकेशन बताने का तरीका ये है कि वो वाला कूड़े का ढेर आपको दाईं हाथ पे दिखेगा और आप उधर से राइट ले लीजिएगा, फिर अगले कूड़े के ढेर के साथ बराबर वाला मकान हमारा है। नहीं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। सर क्या आप बात कर रहे हैं? एक मिनट नहीं, देखें, आपने अपनी बात कर ली, अब मेरी आप बात सुने। देखें, लोकेशन है और यहाँ पे जहाँ जिस एरिया की आपने बात की है वहां पे कूड़े के ढेर नहीं है, क्योंकि वो कंटेनमेंट बोर्ड का एरिया है, और कंटेनमेंट बोर्ड के एरिया कोई भी जो है कराची में 17 एरियाज हैं, उसमें कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं था। जहाँ पे म्यूनसिपल का था, केएमसी का था या कराची डेवलपमेंट का था, उसमें प्रॉब्लम है। डिफेंस क्लिफ्टन में क्योंकि जो कंटेनमेंट बोर्ड के एरिया उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें कभी आपको कचरा नजर नहीं आया और ना अभी तक नजर आ रहा है। ये अदर शहर की आप बात कह करते तो हैं, सकता हूं मैं बहुत कुछ, लेकिन क्या करूं, मेरे परों को आग लग जाएगी। आप जो कह रहे हैं चेहरे के तासुरात फिरदौस साहब के भी बता रहे हैं, मेरे भी बता रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखें, हम भी स्यारा मरीख पे नहीं रहते। एक मिनट मैं आपको बताऊं कि आज अगर कोई मुल्क के हालात अच्छे होते, जब भी आप ये मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूं, आप कहते हैं जी देखें, आपका जब रियल एस्टेट का जो पैसा है या कोई भी ट्रेड है, आप ये मुझे बताएं कि आपके पास यहां पे और कौन सा ट्रेड चल रहा है?
और रियल एस्टेट का जो ट्रेड है उसके साथ आपकी 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, और वो जब रियल एस्टेट चलती है तो 72 इंडस्ट्रीज का पहिया भी चलता है। और अभी तक आपने देखें 2001 में आपकी जो हाउसिंग एंड तामीरात की पॉलिसी बनी उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आपकी हाउसिंग एंड तामीरात की वजारत वफाक में भी मौजूद है और सूबों में भी मौजूद है। इन $1 million यू कैन बाय अ पैलेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर ठीक है वो सबब्स में होगा, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक उसी में अगर आप ये बोलेंगे वीआईपी एरिया के अंदर मैं 1000 गज, चलें आपने अभी बात की क्लिफ्टन के भी दिखा देता हूं, नाला साथ गुजर रहा है, साथ में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मानने वाली बात है। इस मुल्क की मेरे ख्याल सबसे बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी है और नाले के बराबर में बनी हुई है। ये प्रॉपर्टी प्राइसेस मेरे ख्याल से ओवर इन्फ्लेटेड हैं। आप बिलीव करें ना करें, देखें आप अपनी जगह आपके हिसाब से जो मैं अगर असेस करता हूं, मैं उसको कंपेयर करता हूं तो मेरे हिसाब से अभी भी ये प्राइसेस कम है, ऐसी नहीं है कि आप इसको बेयर नहीं कर सकते। सर स्टॉक एक्सचेंज वाली बातें करना शुरू कर दी आप। नहीं देखें आप अगर इसको कराची से हट के चले जाएं और आप जाके वहां पे प्राइस की जो अगर करें तो आप जब उसको और इसको कंपेयर करेंगे और इसकी लोकेशन को कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका खुद ब खुद जो है ना माइल्ड हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन खुद वैलिड नहीं रहेगा। उसकी वजह ये कि आप कराची से हट के सुपर हाईवे पे चले जाएं और वहां पे अगर आप एक 500 गज का या 250 गज का या 1000 गज का प्लॉट लेते हैं और उस पे घर बनाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आती है। और फिर उसके बाद पीर बाबा ने काम करके दिखाया वहां पे और इन्होंने भी काम करके दिखाया, जहां पे आप काम कर रहे हैं दूसरा उसका वहां आ रहा है फेज, मतलब दूसरा फेज उसका वहां पे आ रहा है। बिल्कुल वहां पे आ रहा है और उसके लिए देखें ना वहां पे जब आ रहा है तो वहां पे प्राइसेस इसके मुकाबले में कम है और क्योंकि ये लोकेशन आपको वहां पर भी नहीं मिलेगी तो लिहाजा जो डेवलप एरिया है और ये दुनिया सारी में जो होता है, जो समंदर के किनारे एरिया होता है और जो डेवलप एरिया होता है और जिसको डेवलप हुए हुए 50, 60, 70 साल हो जाते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली प्राइसेस इस तरह बढ़ती हैं। और अगर उसको आप कंपेयर करते हैं दूसरे सिटी से तो अभी तक वो प्राइसेस नहीं है। आज से अगर मैं 87 और 90 की बात करूं तो दुबई में क्या था, आज दुबई में जो ना आज क्या है, आज भी दुबई में आपको कराची से ज्यादा महंगी प्रॉपर्टीज मिलती है। दुबई में पानी है, बिजली है, सफाई है, सुथराई है, निजाम है, कानून है। देखें इस चीज पे कोई दूसरी राय नहीं है सर, इस चीज पे कोई दूसरी राय नहीं कि हमारी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो सफाई सुथराई और बिजली पानी और ये जो गैस के जो प्रॉब्लम है ये है अपनी। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं भी इन्हीं इलाकों का रिहायशी हूं, गैस कोई नहीं आ रही, शाम को रोटी वोटी नहीं बनती, चावल खा के सोते हैं। प्रॉब्लम था उसको किसी ने आज तक वो नहीं किया डिस्कस। जो सबसे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट बाहर गई या जो इन्वेस्टमेंट हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा नहीं लाए, वो क्यों नहीं लाए, इस पे कभी किसी ने डिस्कस नहीं। यहाँ हमारे यहाँ हालात कैसे थे, इतने नापायद हालात थे कि रात को मगरिब के बाद यहाँ पे कोई शाम को सड़कें वीरान हो जाती थी। राज साहब वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे ख्याल आपकी बात से नहीं करते, इस बारे में उनकी राय भी लेते हैं, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम ये जो एक नया आप कहें कि ट्रेंड तो नहीं है, काफ़ी पाकिस्तान के अंदर एक कंटिन्यू ट्रेंड रहा है कि हमारे यहाँ ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस इन प्रॉपर्टी हो जाती हैं, कभी कभार वो कम भी होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी वजह से क्या होता है कि स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर लोगों को पता है भाई मुनाफा पक्का है। जिससे ही मैं बात करता हूँ वो कहते हैं जी रियल एस्टेट में पैसा लगा दो, ज़मीन की कीमत तो बढ़ती ही है। उसका एक नुकसान दूसरे एंगल पर ये कि यहाँ पर काला धन और काला पैसा आके रियल एस्टेट में लग जाता है और उसको फिर किसी तरीके से जो है हमें आगे सिस्टमेटिक और निज़ाम का हिस्सा बनाना पड़ता है और फिर नतीजतन आम आदमी की रसाई से बाहर प्रॉपर्टी प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि चेयरमैन आबाद, लेकिन ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोग इनको सियासी वजूहात के बिना पर जानते हैं। राजा मज़हर साहब सदर डेफ क्लेरिया जो कि रियल एस्टेट की एक तंजीम है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात हो रही थी, मैं चाहूँगा फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके पास बराह रास्त चला जाऊँ। बुनियादी तौर पर जो गुफ्तगू हो रही थी वो आपकी समझ में आ रही थी कि रियल एस्टेट प्राइसेस में अभी भी गुंजाइश है, जहाँ फ्लैट और अपार्टमेंट जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए के मिल रहे हैं। मकान की तो मैं कीमत ही नहीं बताऊंगा क्योंकि कहीं मैं बौखला के कुर्सी से ना गिर जाऊं। और आपकी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें अमेरिका और बरतानिया की कीमतों के साथ और आसमान के साथ बातें कर रही हैं, लेकिन अभी भी राजा साहब का कहना ये है कि गुंजाइश मौजूद है, होनी चाहिए गुंजाइश, और ज़्यादा बढ़नी चाहिए कीमतें। जी फिरदौस साहब। मेरे ख्याल से कीमतें तो बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, इससे कि अफोर्डेबिलिटी ख़त्म होती जाती है।
राजा साहब ने जो बातें की उसके अंदर मैं क्विकली सबको टच करता हुआ चलूँगा। पहली चीज़ ये है कि वही डिफेंस और क्लिफ्टन के एरिया की जिसकी बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने नेरे ख़याम का एग्जाम्पल दिया, तो साथ साथ नीलम कॉलोनी, हिजत कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, इन सब के भी बात करें कि वहाँ की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही और वहाँ की गंदगी और गंदगी के ढेर देखे जाए, पानी की कमी देखी जाए, तो ये सिर्फ क्या रईसों की खिदमत के लिए सोसाइटीज़ बनी है, गरीबों के लिए कोई पानी का निज़ाम नहीं होगा, कोई सड़कों का निज़ाम नहीं होगा, कोई कूड़ा उठाने का। ये एक माशरे के अंदर तबकाती निज़ाम की एक बदतरीन मिसाल है डिफेंस और क्लिफ्टन एरिया, और मैं ये समझता हूँ इसको फौरी तौर के ऊपर दुरुस्त होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, लेकिन ख्वाहिश सबकी यही है कि हम मकान यहीं बनाएं। नहीं, उसकी आप ये सोच लीजिए, आज पाकिस्तान की जो एवरेज इनकम है एक शख्स की, कोई शख्स सोच सकता है मकान बने कि वो अपना मकान बना सकता है? कोई तनख्वाहदार आदमी सोच सकता है? नहीं सोच सकता। सोचता कौन है मकान बनाने की? बिजनेसमैन, रिश्वत खोर अफसर या ओवरसी पाकिस्तानी। इसके अलावा चौथा क्लाइंट कोई नहीं है, चौथा क्लाइंट नहीं है। आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग पे कोई काम नहीं करते जी। अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई कॉन्सेप्ट हो करने के लिए जब बात करेंगे आप अफोर्डेबल हाउसिंग, उसकी भी बात करेंगे। बिल्डर कहता है नो टू ला, बिल्डर कहता है नोट वखा मेरा मूड बने बस। बिल्डर जो है वो मार्केट की डिमांड को पूरी करता है, जिधर उसके पैसे सबसे ज्यादा बनते हैं। बात ये बिल्डर तो वो गरीब का ना सोचे ना, बिल्डर का काम फलाई काम नहीं करना है। सोचे मुल्क के इदारे सोचे लोगों को हाउसिंग देने की, बिल्डर ना सोचे जी। बिल्डर जरूर सोचेगा अगर आप उसके लिहाज से उसको एक माहौल देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, अफोर्डेबल हाउसिंग दुनिया के अंदर जो है वो एज अ कॉन्सेप्ट कहीं भी कोई बिल्डर नहीं लाता। अफोर्डेबल एंड सोशल हाउसिंग जो है वो हमेशा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के तहत आती हैं, और वो गवर्नमेंट का काम होता है कि हर शहरी को उसको छत मिल जाए। इंग्लैंड के अंदर भी, लंदन के अंदर भी सोशल हाउसिंग प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट फंडेड है। उसके बाद वहां उनसे रेंट लिया जाता है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं पड़ती। तड़प रहा है आपसे सियासी सवालात पूछने के लिए, वो कर लीजिए लेकिन क्या करूं, प्रोग्राम का फॉर्मेट मुझे इजाजत नहीं देता। दोबारा क्यों खैबर पख्तूनख्वा जाने का जी कर रहा है, लेकिन फिर वापस रुका हूं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, आप खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एम्फेसिस इज नॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो हमने पहला जो हमने सेगमेंट अपने लिए चुना हुआ है, हम उस पे ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं इसीलिए काले धन पे सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद हमारी एजुकेशन है, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट है। बट आई विल टॉक टू इट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखें मैंने कुछ चीजें आपके कहने पे छोड़ी, कुछ चीजें मेरे कहने पे छोड़े। आज काले धन के ऊपर बात करें, गुफ्तगू फॉर्मेट से हट रही है हमारी जी, मौजू से हट रही बात, और बात ऐसे मौजू पे आ रही है कि राजा साहब और मैंने दोनों ने घर जाना है, लेकिन फिरदौस साहब सियासतदान हैं, इनके कुछ और मशागिल भी हो सकते हैं। जनाब राजा साहब, बुनियादी तौर पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं जी, पूछें कि अब ये जो बात हुई कि जनाब आपने कहा कि ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस नहीं, और बढ़ाओ, कोई बात नहीं भाई, और बढ़ाओ, कौन उसको अफोर्ड करेगा? आप किसको बेचेंगे फिर वो? तो फिर तो वही सेट हो जाएगा, 5 या 6 लोग होंगे जो एक नक्शे के ऊपर टिक मार के कह देंगे ये सारे प्लाट हमें दे दो, ये सारे जो है अपार्टमेंट हमें दे दो, ये सारे हाउसिंग यूनिट हमें दे दो। इससे फायदा तो नहीं होगा। एक मिनट देखें, अब आपकी बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं फिरदौस शमीम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। आप देखें, बात ये कि मैंने ये कहा कि प्राइसेस कम है, मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ाएं और बढ़ाएं, ऐसा नहीं है। वो डिमांड एंड सप्लाई पे आ जाता है। अगर इस तरह के मुखैर और इस तरह के जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, तब भी बिजनेसमैन हैं, तब भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तब भी अगर वो यहाँ पे मजीद और शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली होगा। और वो यहाँ पे शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्यों कि वो हमारे कराची शहर में इस एरिया को सिक्योर समझते हैं, इस एरिया को साफ सुथरा समझते हैं, इस एरिया में उनको फैसिलिटीज हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई ना तो डबल फाइल होती है, ना कभी कोई कब्जा हुआ है, और ना कुछ, इसलिए सिक्योर है। अगर वो पाकिस्तानी किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहा है और उसकी प्रॉपर्टी अगर डिफेंस में है तो वो सेफ है, इनसिक्योर हैंड है, और उसकी प्रॉपर्टी उसके बाद उससे पहले शहर पे ये रहा। और दूसरी बात ये है कि जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई है। फिरदौस शमीम साहब आबाद से इनका ताल्लुक है, और इनसे तो डिमांड एंड सप्लाई का फर्क ये बताएं। इस वक्त भी हमें 1 करोड़ घर जो है पाकिस्तान पे अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा घर डेफिसिट पे चल रहे हैं, उसकी तरफ कोई बात ही नहीं करता। भाई आप जब लो जो स्कीम देंगे, जब लो प्रोफाइल स्कीम देंगे, जबकि आबाद ने ये अनाउंस भी किया और उन्होंने ऑफर भी की, ठीक है ना, तो वहां पे लो कास्ट पे जब आप जाते हैं तो वहां पे गुरबा को भी 17 लाख और 17.5 लाख और 20 लाख रुपए में उन्होंने मकान देने की हुई है। उसमें ये चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए कि जब वहां पे अगर वो इस किस्म की स्कीम दें तो वहां पे वो यूटिलिटीज प्रोवाइड करें, बिजली, पानी, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। आई कैन अश्योर यू कि हुकूमत
का इस तरफ इतना ज्यादा रुझान नहीं है बिल्कुल। बैरियर टाउन को सारा दे सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर। बैरियर टाउन के लिए पानी भी आ सकता है, बैरियर टाउन के लिए बिजली भी आ सकती है, बैरियर टाउन के लिए मास ट्रांजिट भी आ सकती है, बिजली का पावर प्लांट लगाने की भी इजाजत दे दी जा सकती है, और बगैर एनओसी पास किए हुए जो है वो बिल्डिंगें भी पास होंगी और मास्टर प्लान से अप्रूवल लिए बगैर प्लॉट भी बना के बेचे जाएंगे। ये कौन से स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं आप? आपको इतने साल मिले, ये फैसिलिटियां जो पीर बाबा ने दी हैं, आप लोग दे के हाउसिंग सोसाइटी बना लेते जी। गवर्नमेंट आप नहीं लोगों अप्लाई, ने हाउसिंग सोसाइटियां बनाई, वहां कोई जाने को तैयार नहीं सॉरी, है। कोई बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। गुलशन मेमार एक मौजूद है बिल्डर्स की स्कीम, आज तक जिस तरीके से मजहर अली साहब मरूम को उसके लिए तगदो करनी पड़ी है, आप देखिए तो वो आबाद तारीख होने में में कितने साल लगे आप भी जानते हैं। 80 के दहाई के अंदर बनाई गई और आबाद होते होते कितने इसलिए साल लगे पानी उसको। नहीं आया, बिजली नहीं आई। देखिए एक जगह की आबादी, आज आप डिफेंस में से गैस पानी बिजली हटा दिए, मैं देखता हूं प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहेगी। हटा दीजिए। बात देखिए ये सर, प्राइवेट सेक्टर ने जो बुनियादी जरूरियात हैं जब तक वो एक सर, ये जमीन के जब- साथ नहीं दी जाएंगी कभी भी जमीन की कीमत नहीं बढ़ेगी। देखिए उसके डिफेंस साथ और साथ क्लिफ्टन में सपोर्टिंग भी सर्विसेज डिफेंस चाहिए सर, होते हैं। केडीए आइडियल सेशन रहा डिफेंस और आप क्लिफ्टन देखिए के 5 स्कीम साल तक 33 प्रॉपर्टी के का बाद कोई खरीदार केडीए नहीं था। ने स्कीम आपकी लॉ एंड 42 ऑर्डर की लाई है, सिचुएशन उसकी वैल्यू भी नहीं बढ़ रही। एक जुमला कहने दें राजा साहब को। जी राजा साहब, आप कुछ मैंने कह कहा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब थी हमारे इस मुल्क की और खास तौर पे इस कराची शहर की कि यहाँ पे 5 साल तक प्रॉपर्टी का खरीदार कोई नहीं था। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में कोई ट्रांसफर नहीं होता था 4-4 दिन, रजिस्ट्रार के पास 4-4 दिन रजिस्ट्री नहीं होती थी। वो हालात भी हमने देखे हैं। पूरे ऐसा नहीं पाकिस्तान है। में रजिस्ट्रारों के दफ्तर अब में अगर सन्नाटे हालात थे। बेहतर हुए हैं और ये चीज चली है और मुल्क जो पे तरक्की की तरफ जा रहा है और हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, तो उनको हमें क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि हाँ जो ये पॉइंट आउट की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे लीगल शहर को होनी दिया जाए, चाहिए, जो पानी काम और भी हो। बिजली पूरे साइड शहर को टेकिंग दिया में जाए। बिल्कुल नहीं करता। और उनको भी बुलाएंगे। अभी वो समझ लीगल रहे नहीं है इस वक्त। फिरदौस साहब समझ रहे हैं कि हम सिर्फ एकतरफा करते हैं, आप सबूत दें, हम उनको भी बुलाएंगे और वो आते भी हमारे प्रोग्राम के अंदर मैं जिनका वही कह आपने रहा हूं, नाम आप लिया। बुलाएं हम में जुर्रत है, मेरे में जुर्रत है, लेकिन कहीं कहीं मेरा ख्याल है कि सूरज के ज्यादा नजदीक एक छोटा सा ब्रेक, सूरज के ज्यादा नजदीक चले गए, मेरे पर लग गई, जरा मैं बुझा देता हूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में और ख़ास तौर के अंदर जो यहाँ पर काला धन आकर पार्क होता है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ में आकर इन्वेस्ट होता है। इसके अंदर एक और फैक्टर भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रकम वापस भेजते हैं पाकिस्तान और वो सरमाया इतना ज़्यादा होता है वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाता है। वो किसी कंस्ट्रक्शन में ज़रूर इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन किसी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं होता, बल्कि ओपन प्लॉट्स में इन्वेस्ट हो जाता है। मैं आपको हैरान करके रख दूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक शहर मीरपुर, वहाँ पे इतना ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लगा हुआ है, जीबीपी लगा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, पैसा ही पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर पंजाब में अगर देखें तो शहर गुजरात के अंदर इतना ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा आता है, सारा आके रियल एस्टेट में प्लाजों में लग जाता है। क्या ये समत ठीक है? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी कंसिडर करना चाहिए कि अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब जाएं? मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूं जनाब फिरदौस नकवी साहब जो कि साबिक चेयरमैन आबाद, और राजा मजहर साहब जो कि चेयरमैन है डेक्लेरिया के, एक रियल एस्टेट की तंजीम है। और जनाब बात हो रही डेक्लेरिया के और जो कि एक रियल एस्टेट की तंजीम है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है जनाब रियल एस्टेट सेक्टर के मुतालिक। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ये जो अप्रोच है ये सही है या गलत है? जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब मैं आपको इसके ऊपर, देखिए आपने जो इस वक्त असर्शन की है मैं उससे एग्री बिल्कुल नहीं करता। पहली चीज़ ये कि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर के बाद जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ लेबर। एक दूसरी चीज़, जैसे कि राजा साहब ने कहा, हम भी यही बात से कहते हैं कि 72 इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलता है कंस्ट्रक्शन से। पेंट है, केबल्स है, वुडन इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, एग्रीगेट की इंडस्ट्री है। 72 इंडस्ट्रीज़ का इस वक्त जो है वो पहिया चलता है जब घर बनता है या फ्लैट बनता है या बिल्डिंग बनती है। मान लिया तो इस लिहाज से जब भी आपको मईशत दुनिया भर में
जो है अमेरिका के अंदर भी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को देखने के लिए वो कोट करते हैं हाउसिंग स्टार्ट। जी, उनका प्रेसिडेंट भी बिल्डर है, डोनाल्ड ट्रंप भी पहले बिल्डर थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं हाउसिंग स्टार्ट से मेजर की जाती है हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। जितना हाउसिंग स्टार्ट बढ़ता जाता है उतनी इकोनॉमी बेहतर होती जाती है। तो रियल एस्टेट देखिए, लोगों की ज़रूरत जो है वो रोटी कपड़ा और मकान है, और मकान जो है वो चीज़ है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पाकिस्तान में आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, उस आबादी को जब तक आप छत नहीं देंगे, बता दिया अगर पार्टी तो नहीं जो भी है छत देना जो है बहुत अहम काम है। माजी की हुकूमतें फेल हो चुकी हैं। आपको ये देखना है कि आपके मान लिया, लेकिन आपने सवाल इवेट कर दिया। मैं आप माशरे में हर तबके को अपनी हैसियत के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग देना हुकूमत वक्त का फर्ज है, इंडस्ट्री का फर्ज है। पॉइंट टेकन। Should overseas investors be putting their money in property alone? क्या बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी खालिसतन पैसा यहाँ पाकिस्तान में भेजें, रियल एस्टेट महंगी हो जाए? और देखिए बात ये इसके लिए आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं दूंगा, आपसे बात करूंगा। जी, मैं चाह रहा हूं राजा साहब आप बात कर लें। आप देखिए, आपने जो कहा ना ओवरसीज पाकिस्तानी जब अपना पैसा रेमिटेंस भेजता है और वो रियल एस्टेट में लगती है, तो मुझे मेरे भाई आप ये बता दें कि दूसरी कोई भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपकी हुकूमत ने या सूबों ने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कौन सा वन विंडो इंप्रेशन हम सुनते आए, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री जो है लगाने के लिए उन्होंने कहा कि हाँ जी आप ये लगाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे, कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, आप उससे पूछेंगे उसको कितने प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपना पैसा भी बाहर से लाए, अपनी पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो भी यहाँ पे लगाए, तो उसके बाद उसको कौन सी इंडस्ट्री की विंडो दी जाती है कि हाँ जी आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आता है वो इसी उसमें जिम्मे में आता है कि जब तक आप किसी को फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिजली गैस पानी। ओवरसीज पाकिस्तानी ने तो आपको पता है आपके वेकेशन में पाकिस्तान आना छोड़ दिया था। आपके लॉ एंड ऑर्डर की और बिजली की लोड शेडिंग की ये हाल थी, क्योंकि वहां पे तो लोड शेडिंग जीरो है, और वहां पे उनके बच्चे जब यहाँ आते थे तो पता लगता था कि 6-6 घंटे बिजली नहीं है, और आप उन्होंने तो यहाँ पे छुट्टियों में आना छोड़ दिया था। जी जी बिल्कुल। तो बात ये है कि अब आगे हालात बेहतर हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वो लगा रहे हैं तो आप देखें आपका कोई एक्सेस नहीं है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी तक भी डेफिसिट पे है। आप इतने हाउसेज आपको चाहिए वो आप पूरे नहीं कर पा रहे। जब ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का ही दर्जा नहीं दिया जाता, आप ये बताओ कि आज तक हमारे इस मुल्क में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, तो आगे क्या होगा? और जबकि दुनिया में ये, और हमारा क्योंकि एग्रीकल्चर मुल्क है, जैसे अभी कहा कि हम सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हमें ही कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, हमें फैसिलिटीज नहीं दी जाती। आप बात करते हैं यूके की, उसमें ये बात आपकी सही है। जो बंदा मुझे पाकिस्तान में मिलता है मैं उससे पूछता हूं क्या काम कर रहे हो, कहता है मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं। 15% आपका सरमाया है, 85% आपको फाइनेंस कर दिया जाता है। यहां पे तो आपके पास 85% है, 15% लेने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आपको यही नहीं पता। बात यह है कि ये सारी चीजें जब करने, हम तो ये कर रहे हैं कि कोशिश है हमारी कि हम मिलके आबाद से मिलके हम ये करें कि भाई लोगों को घर दें, लोगों को उनका छत दें, और ये उनको यहाँ पे सहूलतें दें। क्यों कि अल्लाह अल्लाह करके हमारे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है, और उसके ऊपर अब आप हालात जो आने वाले हैं वो देखें। और गरीबों को घर बेचने में आपका कमीशन नहीं बनेगा भाई, गरीबों को घर बेचने में कहां आपका कमीशन बनेगा? प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है काला धन, आप भाई बात यह है कि सबसे पहले ये बात करें कि काला धन जनरेट कहां से हो रहा है, काला धन पैदा कहां से हो रहा है, काला धन क्यों है, और काले धन को प्रोटेक्शन क्यों है। काले धन आप देखें, आपकी ऑलरेडी एफबीआर 2016 के जो बजट में एफबीआर ने जब अपनी प्राइसेस, अपनी वैल्यूएशन डिटरमिन कर दी, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की 2 वैल्यू हो गई हैं, आपकी डीसी वैल्यू और आपकी एफबीआर वैल्यू। आप खुद ये अलाउ कर रहे हैं कि आप 2 वैल्यू पे काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप जब एक लॉ है कि आपका फाइलर जो है वो 1% देता है और नॉन फाइलर 2% देता है। सर, एक प्लॉट बेचने पर जितना कमीशन मिलता है इतने पैसों में एक वकील कर लेते हैं। ये लीगल है, ये अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है। सर, आप इसको जब कहेंगे कि अनडॉक्यूमेंटेड है तो वो गलत हो जाएगा। आपका कानून इस चीज की इजाजत दे रहा है। आपकी लॉजिक ठीक है, मैं आपकी मंतक को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जितने में एक प्लॉट बेचने का कमीशन मिलता है इतने में एक वकील कर लेते, और ये जो कानून साजी हो रही थी इसके मुतालिक जो है वो एक राय पैदा करते और कोई मामला तय कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा आप इस वक्त मल्टी बिलियन रुपी बिजनेस के ऊपर बैठे हुए हैं और आप शिकायत मुझसे कर रहे हैं, जबकि आपको शिकायत उनसे करनी चाहिए जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं। पॉलिसी मेकर से ही आपके लिए वो कुछ जो आपको चाहिए था। से ही है, हमें अपने मुल्क के हालात और वाकयात के हिसाब से पॉलिसीज बनानी चाहिए, अपने मुल्क की इकोनॉमी के हिसाब से पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस बारे में भी तो बात करें ना कि जो पॉलिसी मेकर है वो क्या सोच रहे हैं।
आप कुछ और कह रहे हैं, पॉलिसी मेकर कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो पॉलिसीज बन रही हैं वो ग्राउंड रियलिटी से अलग बन रही हैं, मुख्तलिफ हैं। वो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है हमारे यहाँ, और पॉलिसीज जो हमारी बन रही हैं वो कुछ और बन रही हैं। और जब हमारी पॉलिसीज बनती भी हैं, अगर लेट्स से कि अगर वो कुछ बेहतर भी बनती हैं तो उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी ये है कि काला धन प्रॉपर्टीज में आके पार्क होता है। सोल्यूशन बताएं। नहीं, सोल्यूशन देखें, एक मिनट। काला धन आपका जो आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी में पार्क होता है, काला धन आपका, मैं ये कहता हूं कि आप उसको काला धन कह रहे हैं, वो काला धन आया कहां से, वो उसके सोर्स क्या हैं, ये तो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। अब हम बात कर रहे हैं सर, सबको पता है। एक मिनट, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में पहले कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो भेजते हैं आपके तकरीबन 23 ट्रिलियन, उसका 10 से 12 जो है वो यहाँ पे रियल एस्टेट में लगता है। क्यों? कि जब भी कोई देखें, बेसिक इंसान की जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। जब वो रोटी और कपड़ा बना लेता है और जब उसकी एक्सेस इनकम हो जाती है, ओवरसीज पाकिस्तानी हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, उसका जब वो हो जाता है तो उसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है मकान। जब वो मकान खरीदने के लिए आएगा तो डेफिनेटली वो पैसा रियल एस्टेट में लगाएगा। चलें, आपने काफी सारी आर्गुमेंट्स यहां पेश किए। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। फिरदौस साहब, ये जो बात उन्होंने की तो आपने भी तकरीबन ये अग्री कर लिया, लेकिन वो थोड़ा आप इवेट कर गए क्वेश्चन को कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी का सारा पैसा आकर रियल एस्टेट में लग जाना चाहिए, जिसकी वजह जो है वो ये होती है कि उनके पास और कोई सिक्योर एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपके ख्याल से एक अच्छा ट्रेंड है कि वो पैसा सारा आके रियल एस्टेट में लगे? एक बात क्लियर कर दूं, ओवरसीज पाकिस्तानी का जो पैसा है वो ब्लैक नहीं है। वो मैंने नहीं कहा ब्लैक है, ना, मैंने बेचारे मेहनत करके पैसा वापस भेजते। मैं तो ये कह रहा हूं उसके नतीजे में स्पेकुलेशन होती है, कीमतें ऊपर जाती हैं। उनका पैसा काला हो जाता है रियल एस्टेट में लग जाने के, उनकी वाइट मनी, इससे कि रियल एस्टेट की ट्रू वैल्यू नहीं आती बुक्स के ऊपर, तो वो तो अपनी जगह है, सफेद से काला हो गया। सफेद से काला। लेकिन जो मेन वजह है, देखिए मसला ये है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसके पास दो ही वेन्यूज़ हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, एक है स्टॉक मार्केट और दूसरा है रियल एस्टेट। बिकॉज अगर उसके बाद वो कोई बिजनेस करने जाता है तो उसको अपनी प्रेजेंस यहाँ लाने की ज़रूरत होती है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर रहते हुए जो कमा रहा है, वो अपने आप को जब तक पाकिस्तान मूव नहीं करेगा, वो अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में नहीं करेगा। तो रीजन बता दिया ना राजा साहब ने कि क्यों इन्वेस्ट करेगा। और जब तक हालात भी तो देखें, जब तक इस, और दूसरी बात जो है, आपको एक फैक्ट और होने चाहिए। इस वक्त खुद FBR कहता है कि पाकिस्तान की जितनी वाइट इकोनॉमी है उतनी ही बड़ी ब्लैक इकोनॉमी है। जब तक वो ब्लैक इकोनॉमी जो जनरेट हो रही है वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं जाएगा, ये कभी भी ब्लैक इकोनॉमी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए बड़ी मजबूत किस्म की पॉलिसी, जो मैं शुरू में प्रोग्राम में तो कोई पॉलिसी बनी नहीं, पैसा दुबई चला गया जनाब। आप देखें, दुबई जो पैसा गया है वो इसलिए गया है कि दुबई में ग्रोथ ऑफ मनी वाज फास्टर। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो लोगों ने डिफेंस में इन्वेस्ट किया है पिछले 3 साल में, आप उनसे पूछें, वो दुबई से पैसा निकाल के वापस कराची लेके आ रहे हैं, बिकॉज दुबई में अब ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई है। वहाँ की जो मिलिट्री ग्लोबल सिचुएशन है उसकी वजह से क्वेश्चन मार्क दुबई के ऊपर आया हुआ है, उसी के ऊपर कुवैत और कतर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो वो पैसा जो है वापस पाकिस्तान की तरफ मूव हो रहा है। ये जो फ्लोज होते हैं, इसके अंदर खुद कंट्रोल्स गवर्नमेंट को कि यहां से इतने आराम से पैसा बाहर कैसे जाता है, इससे कि आपने डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी कर दिया है। कोई इंडिपेंडेंट मुल्क, दुनिया का कोई इंडिपेंडेंट मुल्क, उसमें इतनी फ्रीडम नहीं है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉलराइज कर दिया है। और ये डॉलराइज करने वाले का सबसे बड़ा जो है वो नवाज शरीफ साहब है, जिन्होंने किया हुआ है, जो ये पॉलिसी लेके आए थे, डॉलराइजेशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपी। ये जो है ना, ये बहुत फैक्ट है। ये तो ये इसका इतने खतरनाक असरात हुए हैं कि आज काले से सफेद करने के लिए नो क्वेश्चन आस्क, सिर्फ मार्केट से जाइए, डॉलर खरीदिए, अगले दिन आप उसको दोबारा बेच दीजिए, आपकी वो काला पैसा सफेद हो चुका होता है। जहां 1.5% रुपए में सफेद होता है धन, वहां 30 और 35% टैक्स क्यों दे कोई आदमी? तो इस चीज का जवाब जब तक हुकूमत नहीं देगी। पाकिस्तान के सरमायाकाराना तबके को चैलेंज दे रहे हैं। जी, मैं सरमाया नहीं, मैं हुकूमत वक्त को चैलेंज दे रहा हूं। सिर्फ हुकूमत वक्त के उनको इस पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए। डॉलराइजेशन भी जिम्मेदार है, सरमायाकाराना तबका भी जिम्मेदार है सर, तमाम सरमायाकार भी जिम्मेदार है। वक्त मुख्तसर था। एवेजन ऑफ लॉ, टैक्स इज बैड, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इज नॉट बैड। इसमें मैं दोबारा से मैं राजा साहब, मैं भी बड़ा ख्वाहिशमंद हूं आपसे बात करूं, बड़ी गुफ्तगू हो रही, लेकिन क्या करूं, वक्त मुख्तसर होता है, एक तिश्नगी रह जाती है। आगे आने वाले दिनों के अंदर आप दोनों को मदऊ करूंगा दोबारा से, अलहदा भी और एक साथ भी, और कोशिश करेंगे इस मसले का हल निकालें। यहां पर नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहां पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।